हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसएपी या बैप में मैक्रोज के बारे में। मैक्रोज क्या होता है? मैक्रोज हमारा जो है सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है। सेट ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है? सपोज हम कोई एक छोटा सा इवेंट बना रहे हैं और उस इवेंट को किसी भी जगह पोजीशन पे हम कॉल कर रहे हैं और कॉल करने के बाद वो इवेंट ट्रिगर होता है और ट्रिगर होने के बाद उसके अंदर हमने जो सेट ऑफ कोड्स लिखे हैं, उसके सेक्शंस में जो हमने कोड डाला है उस कोड को एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे एसएपी या बैप के अंदर मैक्रोज का आपको बहुत जगह यूज दिखेगा। एसएपी के अंदर बहुत सारे ऐसे कोड्स ब्लॉक होते हैं जहाँ पे हम मैक्रो का यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूलराइजेशन टेक्निक है, इंक्लूड प्रोग्राम है, फंक्शन मॉड्यूल है, सब रूटीन है। फिर भी हम मैक्रो का यूज अपने प्रोग्राम में बहुत सारे इवेंट के लिए करते हैं। मैक्रो यहाँ पे इंक्लूड प्रोग्राम या फंक्शन मॉड्यूल या सब रूटीन से अलग कैसे है? सपोज अगर आप इंक्लूड का यूज कर रहे हैं तो इंक्लूड के यूज में इंक्लूड का बहुत बड़ा एरिया होता है और इंक्लूड का मेन क्या काम होता है कि वो नंबर ऑफ पेजेज में, जिसे हम लाइब्रेरी बोलते हैं, नंबर ऑफ पेजेज में आपके कोड को सेव करके रखता है। फंक्शन मॉड्यूल क्या होता है कि एक ग्लोबल होता है। एक जगह आपने एक फंक्शन मॉड्यूल डिफाइन कर दिया और आप इसको कहीं से कॉल कर सकते हैं। सब रूटीन भी हमारा मेनली एक प्रोग्राम के लिए होता है, बट हम एक्सटर्नल प्रोग्राम से इसको कॉल करते हैं, पर बहुत एक लिमिटेड एक्सेस के लिए सब रूटीन का यूज करते हैं। बट मैक्रो को आप एक प्रोग्राम में डिफाइन करने के बाद आप इसको दूसरे प्रोग्राम में कॉल नहीं कर सकते हैं। मैक्रो का लाइफ साइकिल जो होता है उसी प्रोग्राम में स्टार्ट होता है, उसी प्रोग्राम में एंड हो जाता है। एसएपी स्टैंडर्ड में या बहुत सारे जो प्रोग्राम है उसमें आपको मैक्रो का यूज देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसका एग्जांपल्स देखते हैं कि मैक्रो का यूज हम एसएपी या वेब के अंदर कैसे करेंगे। चलिए हम मैक्रो का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैक्रो को डिफाइन करने के लिए आपको डिफाइन कीवर्ड होता है। यहाँ पे आपको मैक्रो का नाम डालना है। सपोज मुझे एक प्रिंट मैक्रो बनाना है। मैं यहाँ पे अंडरस्कोर ले रहा हूँ। अंडरस्कोर आप ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर है जो आप अपने सब रूटीन, वेरिएबल्स या मैक्रोज के अंदर यूज कर सकते हैं। सपोज मैंने इसका नाम ले लिया प्रिंट मैसेज। मैंने इसको बंद किया। यहाँ पे हम इसको एंड डेफिनेशन से बंद करते हैं। एंड ऑफ डेफिनेशन। हम डिफाइन कीवर्ड से इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एंड ऑफ डेफिनेशन से इसको हम बंद करते हैं। यहाँ पे हम अपने मैक्रो का नाम डालते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट मैसेज मैक्रो का नाम डाल दिया। यहाँ पे अगर सपोज इसको हम कॉल करते हैं, सबसे इजी होता है मैक्रो को कॉल करना। आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो डिफाइंड मैक्रो है आपको बस उसका नाम नीचे डाल देना है। यहाँ पे मैक्रो, यहाँ पे आप टर्मिनेटर डाल दोगे। टर्मिनेट करने के बाद आपका ये मैक्रो अपने आप यहाँ से कॉल हो जाएगा। सेव करके आपको सिंटेक्स चेक करके एक्टिवेट करके ना आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे हमने मैक्रो के अंदर कुछ नहीं डाला। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक राइट स्टेटमेंट डालते हैं। यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। इसको हम सेट ऑफ स्टेटमेंट बोलते हैं कि यहाँ पे हम कोई भी स्टेटमेंट डालते हैं और उसको इसके अंदर से डायरेक्ट हम कॉल करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्रो के अंदर आप कोई पैरामीटर कैसे पास करेंगे। कोई भी पैरामीटर पास करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं मैक्रो के अंदर पैरामीटर पास करना सबसे इजी होता है।
अगर आप सब रूटीन यूज करते हैं तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर का यूज करते हैं और एक्चुअल पैरामीटर को आप पहले ही डिफाइन करते हैं। उससे क्या होता है कि आपके मेमोरी के अंदर एक्चुअल पैरामीटर पहले ही स्पेस ले लेता है। यहाँ पे क्या होता है कि मैक्रो कोई भी एक्चुअल पैरामीटर को हमको पहले डिफाइन नहीं करना होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका कोई भी मेमोरी कंजम्पशन पहले नहीं होता है। हाँ, बट इसमें एक आपको नुकसान क्या है कि अगर जब आप इसका स्पीड चेक करोगे, सब रूटीन क्या करता है, रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करता है, उसके बाद कोई मेमोरी एलोकेट नहीं करता, उसके बाद आप उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं। मैक्रो उसके बाद आपका मेमोरी एलोकेट करता है। तो यहाँ पे कभी कभी होता है कि जब हम बड़ा सा स्टेटमेंट को या बड़े प्रोग्राम में यूज करते हैं, सपोज आपने इसके अंदर कोई बड़ा सा सिलेक्ट या डेटाबेस से रिलेटेड, प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ ऐसा स्टेटमेंट डाल दिया मैक्रो के अंदर, तब सब रूटीन से स्लो हो जाएगा। मैक्सिमम केसेज में आपको ये सब रूटीन से थोड़ा सा फास्ट ही दिखेगा। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको पैरामीटर का यूज कैसे करना है। सपोज मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं सेम सबसे पहले हम मैक्रो डिफाइन करने के लिए डिफाइन, यहाँ पे सपोज मुझे एक वेलकम मैसेज देना है। यहाँ पे एंड ऑफ डेफिनेशन आया, मैंने एंड ऑफ डेफिनेशन ले लिया। सॉरी, यहाँ पे इसको आपको बंद भी करना है। आपने इसके अंदर एक राइट स्टेटमेंट डाल दिया। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वेलकम टू। वेलकम टू के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, $1 एंड $2। इसको हम कोमा से सेपरेट कर देंगे इस सब को। यहाँ पे हमने डॉट डाल दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि मल्टीपल स्टेटमेंट लिया है, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको कॉलन नोटेशन का एरर लेगा। अगर आप सपोज जैसे एक स्टेटमेंट आपका वेलकम टू हो गया, इसके बाद आपने कोमा दिया, कोमा के बाद आपने जो एक पैरामीटर पास किया, इसके बाद आपने सेकेंड पैरामीटर पास किया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉलन लगा देना है राइट के बाद। जब भी आप मल्टीपल स्टेटमेंट यहाँ पे देते हैं तो आपको कॉलन लगाना होता है। अब मैक्रो के अंदर हमारा यहाँ पे 2 पैरामीटर डिफाइन हो गया। अब इसको कॉल हम कैसे करेंगे, हम यहाँ से मैक्रो का नाम कॉपी करेंगे, हम नीचे इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद हम फर्स्ट पैरामीटर में वैल्यू पास करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड पैरामीटर में वैल्यू पास करेंगे। सपोज फर्स्ट पैरामीटर में हमने पास कर दिया, इस लाइन को हमने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। जो फर्स्ट पैरामीटर का वैल्यू पास करते हैं वो यहाँ पे नंबर 1 के अंदर चला जाता है। जो आप यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर में वैल्यू पास करते हैं वो यहाँ पे नंबर 2 में चला जाता है। मतलब यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली ये एक्चुअल पैरामीटर डिफाइन हो गया और साथ में ये दोनों जो है यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर बन जाता है आपका। अब इसको हम प्रिंट करते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, सिंटेक्स चेक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा दोनों पैरामीटर का वैल्यू यहाँ पे पास होकर चला आया। अब इस कोड को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब सेकेंड जो हम एग्जाम्पल देखेंगे, मैक्रो वर्किंग विथ इवेंट। मैक्रो वर्किंग विद इवेंट का क्या है कि सपोज कोई भी इवेंट अब अगर आप फायर करते हैं, सपोज जैसे आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू डाला और आपने एग्जीक्यूट किया, सपोज आपने कोई चेक बॉक्स या कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, तो उसके बाद मैक्रो का कॉलम कहाँ पे करेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल
मैक्रो वर्किंग विद इवेंट का दिखा रहा हूँ। मैक्रो वर्किंग विद इवेंट में सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक मैक्रो डिफाइन कर दिया है। लैंग्वेज सिलेक्शन का हमने एक मैक्रो डिफाइन किया है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे एक राइट स्टेटमेंट डाल दिया है। इसके नीचे हमने क्या किया, 4 कंट्रोल ले लिया है। एक हमारा मतलब 4 चेक बॉक्स हमने ले लिया है। एक हमारा सी का, एक C++ का, एक अबैप का, एक पाइथन का है। ये हमारा स्क्रीन पे 4 चेक बॉक्स बना देगा। चेक बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे नीचे हम क्या कर रहे हैं कि अगर सपोज हमने सी को सिलेक्ट किया है, =x का मतलब होता है कि हमने इसको चेक किया है, टिक लगाया इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारा मैक्रो एग्जीक्यूट करेगा इस सी के वैल्यू को। यहाँ पे जो फर्स्ट पैरामीटर मैंने लिया है इस पैरामीटर के अंदर पास करेगा, और ये जो यहाँ से राइट करेगा इस वाले चेकबॉक्स के वैल्यू को। सेम काम हमारा जो है CPP के लिए भी करेगा, अबैप के लिए भी करेगा और पाइथन के लिए भी करेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, सिंटेक्स चेक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया था, सी को बाय डिफ़ॉल्ट चेक रखा था। मैं आपको बैक करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने इसको डिफ़ॉल्ट रखा था, इसीलिए वो डिफ़ॉल्ट वहाँ पे चेक्ड था। यहाँ से फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। SAP के अंदर आपको पता होगा, SAP के अंदर हर इवेंट आप यहाँ से फायर करते हैं, या तो आप इफेक्ट करते हैं, नहीं तो आप यहाँ से इवेंट फायर करते हैं। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे सी सिलेक्टेड है, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया। सपोज यहाँ पे हम 2-3, सपोज हमने CPP ले लिया, अबैप ले लिया, एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे जो जो सिलेक्शन हमने लिया है सारा सिलेक्शन को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ये एग्जाम्पल था हमारा मैक्रो का इवेंट के साथ यूज कैसे करेंगे। इस कोड को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन, सपोज हमें कोई कंडीशन है हमारे पास, सपोज अगर हम ले लेते हैं कि हमारे पास हमें सपोज टैक्स कैलकुलेट करना है, हमारे पास अलग अलग स्लैब्स मिले हैं कि इस स्लैब्स में हो तो इतना % टैक्स लगाना है, इस स्लैब्स में हो तो इतना % टैक्स लगाना है। तो अगर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सपोज आप क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम मैक्रो के अंदर डिफाइन कर देते हैं, फिर आप नीचे एक लाइन से इसको कॉल कर सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कैलकुलेट अमाउंट का, या टैक्स बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, एक मैक्रो डिफाइन कर दिया है। ये मैक्रो हमारा टैक्स कैलकुलेटर के नाम से किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमने लोकल वेरिएबल ले लिया है। लोकल वेरिएबल के अंदर ये हमारा एक पैरामीटर है, बस हमने इसके अंदर एक ही पैरामीटर यूज किया है। अब हम अगर जो भी वैल्यू यहाँ से पास करेंगे मैक्रो के अंदर से, यहाँ पे नीचे मैंने मैक्रो कॉल भी कर दिया, अगर मैक्रो के अंदर से आप कोई भी वैल्यू पास करते हैं तो ये वैल्यू आपका कॉपी हो जाएगा $1 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक पैरामीटर, अगर आप 2 लेते हैं तो $2 लगाना है, अगर आप 3 लेते हैं तो आप उसको $3 लगाएंगे। बट आप याद रखना इस सीक्वेंस आपका यही होगा, जो फर्स्ट में आप यहाँ पे डिफाइन करोगे वो यहाँ पे इसके फर्स्ट पैरामीटर के साथ कनेक्ट करेगा, जो आप यहाँ पे सेकेंड डिफाइन करोगे यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर के साथ कनेक्ट करेगा। साथ में मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ कि इसमें आप 9 से ज़्यादा पैरामीटर डिफाइन नहीं कर सकते। नाइन पैरामीटर मैक्सिमम है, 9 से ज़्यादा पैरामीटर इसके अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में हमने इफ़ का कंडीशन लगाया, अगर जो वैल्यू हमने यहाँ से पास किया अगर वो वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10,000 है तो हम यहाँ पे 10% टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर जो यहाँ पे लेस देन 20% है तब हम यहाँ पे 20% कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर जो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 30% है तो यहाँ पे हम 30% कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे हमें एक और कंडीशन यहाँ पे लगाना था कि लेस देन इक्वल टू 10,000 तो सही है। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 20,000, यहाँ पे हमारा इसको हम कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे हम एंड लगा देते हैं। एंड में क्या होगा, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा
अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 10,000, सॉरी ग्रेटर देन 10,000 इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 10,000 एंड लेस देन इक्वल टू 20,000, तब इतना होगा। नेक्स्ट वाले में भी सेम हम करेंगे। अगर ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन 20,000 एंड लेस देन इक्वल टू 30,000, तो 30% से इसको कैलकुलेट करें। इसको हम क्या करते हैं, अब सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे 4,000 प्रिंट कर दिया। 4,000 हमने यहाँ पे नीचे 20,000 पास किया, इसका अगर 20% होता है तो 4,000 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 10,000 पास करते हैं, फिर यहाँ पे 1,000, यहाँ पे इसका 10% हो जाएगा, 1,000 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ये एग्जाम्पल था हमारा अमाउंट कैलकुलेट करने का। इस कोड को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे बहुत यूज होता है इसका। सपोज आपके फर्स्ट स्ट्रक्चर में फील्ड का नेम कुछ और है और सेकेंड स्ट्रक्चर में आपके फील्ड का नेम कुछ और है। अगर दोनों स्ट्रक्चर में फील्ड का नेम सेम होता है तो हम वहाँ पे मूव टू कॉरेस्पॉन्डिंग या ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग लगा देते हैं। बट अगर यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर में फील्ड का नाम अगर आपका अलग है तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि दोनों स्ट्रक्चर को, सपोज आप एक स्ट्रक्चर पे पहले लूप चलाते हैं या ये साइन करते हैं। सपोज एक स्ट्रक्चर में कोई कॉलम है जो आपको दूसरे स्ट्रक्चर के साथ उसको लिंक करना है, तो आप इक्वल टू डालकर उसको वहाँ पे उसका वैल्यू डालते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मैक्सिमम हम क्या करते हैं, वेब के अंदर एक मैक्रो डिफाइन कर देते हैं, जो मैक्रो के अंदर उसको लिंक कर देते हैं, तो हमारा काम बहुत फास्ट हो जाता है। चलिए मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ अभी। वर्किंग विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर, अभी जो मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर किया ये हमारा वर्किंग विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ है। वर्किंग विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ हम मैक्रो का यूज कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, एक मैक्रो असाइन किया है। यहाँ पे हमारा इसके अंदर हमने क्या किया, 4 पैरामीटर दिया है। फर्स्ट पैरामीटर हमारा 1 और 3 को हमने एक साथ लिंक किया और यहाँ पे 2 और 4 को हमने एक साथ लिंक किया। इसका मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले मैं आपको नीचे जो मैंने अभी प्रोग्राम टाइप किया मैं आपको वो बता दूं। यहाँ पे हमने क्या किया, ये मैंने आपको कल के भी वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हमने एक टाइप डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे जो हमने टाइप लिया इसमें हमारा प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस है। सेम हमने इसी का कॉपी बनाया। यहाँ से हमने आगे से सारा का सारा प्रोडक्ट हटा दिया है। यहाँ पे सिर्फ आईडी, नेम एंड प्राइस है। अब ये हमारा दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया। हमने क्या किया, दोनों का एक का इंटरनल टेबल और एक, दोनों का हमने एक एक कॉपी, इंटरनल टेबल एंड एक स्ट्रक्चर बना लिया है। ये हमारा जो जीटी से हम डिफाइन करते हैं ग्लोबल टेबल और जीएस से जो हम डिफाइन करते हैं ग्लोबल स्ट्रक्चर। यहाँ पे नीचे भी हमने एक कॉपी का भी बना लिया है और इसका भी स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जीटी प्रोडक्ट जो हमारा टेबल है इसके अंदर हमने 2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है। फर्स्ट रिकॉर्ड हमारा ऊपर का है और सेकेंड रिकॉर्ड जो है हमारा नीचे वाला है। 2 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिया इसके अंदर। अब हम क्या करें, लूप चलाकर कॉपी वाले स्ट्रक्चर को फिल कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या है कि सपोज एक जो स्ट्रक्चर है हमारा वहाँ पे नाम प्रोडक्ट आईडी है और एक स्ट्रक्चर में हमारा प्रोडक्ट है, सॉरी एक में हमारा प्रोडक्ट आईडी है, एक में हमारा सिंपल आईडी है, एक में हमारे फील्ड का नाम प्रोडक्ट नेम है, बट दूसरे स्ट्रक्चर में फील्ड का नाम ओनली नेम है। यहाँ पे सेम प्रोडक्ट प्राइस है और प्राइस है। तो अब दोनों फील्ड को अगर आप ऐसे भी कॉपी करते हैं तो आपको इक्वल टू करके ही उसका लिंक बनाना होगा। ऐसे आप लिंक नहीं बना सकते और अगर आप इक्वल टू करके लिंक बनाते हैं तो प्रोग्राम आपका बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैक्रो का यूज कर लेते हैं। हमने क्या किया था, आपको प्रोडक्ट फिल मैक्रो बनाया था।
अब यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि कॉलन नोटेशन का क्या यूज है। अगर आप यहाँ पे कॉलन नोटेशन दे रहे हैं तो यहाँ पे मतलब हो जाता है कि फर्स्ट और सेकेंड पैरामीटर का यूज जो है आप मल्टीपल टाइम करना चाहते हैं। ऊपर हमने क्या किया है, अब मैं आपको इस वाले पार्ट को आपको समझाने के लिए मैं ऊपर कॉपी करके ले चलता हूँ, फिर मैं वहाँ से हटा दूंगा इस पार्ट को। मैंने इस पार्ट को यहाँ पे ला दिया। यहाँ पे प्रोडक्ट फिल हमने जो स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन किया है, ये हमारा ऊपर जो आप स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो मैक्रो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। मैक्रो के अंदर हमारा जीटी प्रोडक्ट जो है, जीटी प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर है। उसके बाद हमारा जीएस प्रोडक्ट जो है, जीएस प्रोडक्ट जो है हमारा सेकेंड पैरामीटर है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जीएस पैरामीटर के फोर्थ फील्ड में, जीएस पैरामीटर यहाँ पे कौन सा है, अगर आपका सेकेंड देखे तो आपका जीएस प्रोडक्ट कॉपी है। सेकेंड पैरामीटर जो है, सेकेंड पैरामीटर का फोर्थ फील्ड, यहाँ पे बीच में डैश हम क्यों देते हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई फील्ड होता है तो उस फील्ड को कॉल करने के लिए हम डैश लगाते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे माइनस का जो सिंबल लगाया इसके अंदर के कोई भी फील्ड को कॉल करने के लिए लगाया। तो जीएस कॉपी के अंदर हमारा फील्ड कौन सा है, आईडी है। तो आईडी का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। आईडी हमारे फोर्थ पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन पे हमारा जीटी प्रोडक्ट है, सेकेंड पोजीशन पे हमारा कॉपी है, और थर्ड पोजीशन पे हमारा प्रोडक्ट आईडी है, और फोर्थ पे हमारा आईडी है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड जीएस कॉपी के आईडी में असाइन कर रहे हैं जीएस जीटी प्रोडक्ट जो है उसका प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पे हमने कॉलम नोटेशन लगाया है, तो कॉलम नोटेशन में हमारा जो ऊपर का जो ए लाइन है फिक्स रहेगा, 2 और 4 हमारा नीचे तक फिक्स रहेगा। बस यहाँ पे जीटी प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, और जीएस प्रोडक्ट कॉपी के साथ ओनली नेम आ जाएगा। जीटी प्रोडक्ट के साथ हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस आ जाएगा, और जीएस के साथ ओनली प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे दोनों पैरामीटर का वैल्यू लिंक कर जाएगा। यहाँ से मैं इसको अभी हटा देता हूँ, फिर हम आ जाते हैं नीचे जहाँ से मैंने इसको कॉपी किया था। अब यहाँ से जैसे एक स्ट्रक्चर असाइन होगा, हमने क्या किया, यहाँ पे लूप लगा रखा है। लूप में क्या होता है कि अगर आप किसी भी कंट्रोल को लूप में डाल देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे जीटी प्रोडक्ट को लूप में डाल दिया, तो ये क्या करता है, सेम नेम का एक स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। इसीलिए हमने यहाँ पे जीटी प्रोडक्ट का हमने यूज किया है। अब यहाँ पे जीएस प्रोडक्ट कॉपी के अंदर जीटी प्रोडक्ट का जो फर्स्ट रो है उसका वैल्यू आ जाएगा। उस वैल्यू को हम अपेंड कर रहे हैं यहाँ पे कॉपी वाले फील्ड के अंदर, और उसको बाद में हम यहाँ पे चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए चलिए मैं एक बार आपको इसको हम डिबग करके देख लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसे मैं एक पॉइंट और आपको बता रहा हूँ कि आप मैक्रो को डिबग भी नहीं कर सकते। मैं तो अभी प्रोग्राम को डिबग करने जा रहा हूँ, मैं मैक्रो के बारे में बता रहा हूँ। सब रूटीन, फंक्शन, मॉड्यूल, सारे के सारे प्रोग्राम को आप डिबग कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेव करना है, सिंटैक्स चेक करना है, एग्जीक्यूट नहीं करना है, हमको यहाँ पे क्लिक करना है। हमने इसको अभी एग्जीक्यूट किया। हम यहाँ पे डेस्कटॉप 3 पे आ जाते हैं। डेस्कटॉप 3 में यहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि बस इसके फील्ड्स को यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, और इसको हम यहाँ पे जीटी प्रोडक्ट के अंदर यहाँ से हमको क्या करना है, नेक्स्ट 4 टाइम करना है। सारे फील्ड आ गए। यहाँ पे टेबल के अंदर भी हमारा एक रो इंसर्ट कर दिया। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। अब हमारा टेबल के अंदर 2 रो आ जाएगा। यह हमारा सिंपल टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने का। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं लूप के अंदर। लूप के अंदर हमने क्या किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद हम इसके कॉपी के स्ट्रक्चर को देखेंगे। कॉपी का स्ट्रक्चर अभी ब्लैंक पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर मैप किया, प्रोडक्ट आईडी के साथ कॉपी के आईडी को, प्रोडक्ट नेम के साथ कॉपी के नेम को, और प्रोडक्ट प्राइस के साथ कॉपी के प्राइस को। लूप चला हमारा यहाँ पे।
अब कॉपी के अंदर आपको यहाँ पे फर्स्ट रो का वैल्यू आ गया, सॉरी अभी तक हमारा प्राइज एग्जीक्यूट नहीं किया, यहाँ पे एक बार और हमें नीचे करना होगा। अब हमारा प्राइज भी आ गया होगा, प्राइज भी आ गया यहाँ पे। अब हमने इसको नेक्स्ट करके यहाँ से अपेंड कर लिया। अब यहाँ प्रोडक्ट कॉपी के अंदर एक रो आ गया होगा, प्रोडक्ट में एक रो इंसर्ट हो गया। फिर हमारा लूप चलेगा क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर 2 रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड के लिए भी चला हमारा यहाँ पे। अभी हमारा कॉपी के अंदर एक ही लाइन है, यहाँ से जैसे हम नेक्स्ट करेंगे हमारा यहाँ पे 2 लाइन इंसर्ट हो गया। मतलब डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को, वैल्यू को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे हमने इसको चेक करने के लिए लगाया था कि चेक में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों रो वहाँ से कॉपी होकर यहाँ पे जो जीटी प्रोडक्ट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस फील्ड का नाम अलग है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट प्राइस है। मैंने शायद स्ट्रक्चर खोल दिया है, जीटी कहाँ है, जीटी है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट प्राइस है। अगर आप कॉपी को देखते हो तो कॉपी में आपका आईडी नेम प्राइस है, दोनों में फील्ड का नेम अलग अलग है। फिर भी हमारा डेटा जो है इस प्रोसेस से बहुत इजीली कॉपी हो गया। डिबगर को आपको इसी पॉइंट पे क्लिक करके हटाना है। ये हमारा एग्जांपल था कि अगर 2 हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जिसके फील्ड के नेम भी अलग अलग हैं तो उसको हम एक दूसरे में लिंक करके कैसे कॉपी करेंगे। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे अबैप के अंदर हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं मैक्रो का पार्शियल फील्ड के अंदर। सपोज हमारा कोई फील्ड नेम बहुत बड़ा होता है या कोई ऐसा वैल्यू होता है जो हमारा सपोज जैसे प्रोजेक्ट का नाम है और हर फील्ड के अंदर हम अपने वैल्यू के अंदर या फील्ड के स्ट्रक्चर में हम उसको रिपीट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे उसको फिक्स कर देते हैं। और पार्शियल जो फील्ड होता है उसके बाद का जो फील्ड होता है बस हम उसी को असाइन करते हैं और उसको हम कॉल करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले पार्शियल फील्ड नेम, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे स्ट्रक्चर में से प्रोडक्ट वाले को रख लेते हैं, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, इसका यूज नहीं है हमें। फिर यहाँ पे हमें ऐसे कॉपी का भी यूज नहीं है। यहाँ पे जितना कम कर ले हम ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे हम दोनों डेटा का हम यूज आगे कर लेंगे इसका। यहाँ से अभी हम लूप को हटाते हैं। हमने अपने फर्स्ट प्रोग्राम में से कुछ पार्ट को रख लिया इसके प्रीवियस एग्जांपल से। अब इसी के साथ हम यूज करते हैं यहाँ पे पार्शियल का। चलिए इसको हम पार्शियल में डालते हैं। हमने इसका नाम यहाँ पे फिल पार्ट रख दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने 2 पैरामीटर असाइन किया इसके अंदर। यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर जो हमने यूज किया ये हमने स्ट्रक्चर के लिए किया। सपोज यहाँ पे हम स्ट्रक्चर का अगर नाम पास करेंगे तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट पैरामीटर में आ जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है हमारा, आप देख रहे हैं हमारे तीनों फील्ड में प्रोडक्ट अंडरस्कोर आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ आईडी नेम प्राइस डिफरेंट है, नहीं तो यहाँ पे प्रोडक्ट अंडरस्कोर हमारे तीनों फील्ड में। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे प्रोडक्ट अंडरस्कोर को यहाँ पे पार्शली हार्ड कोड कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो इस वाले पैरामीटर का जो वैल्यू है, इस पैरामीटर में हम सिर्फ आईडी नेम प्राइस को पास करेंगे और ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे आके ये खुद कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी हो जाएगा, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम हो जाएगा, प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस हो जाएगा। चलिए इस मैक्रो को हम नीचे कॉल कर लेते हैं। कॉल करने के लिए आपको पता है सिंपल सा यहाँ पे इसको कॉल करना है। एक बार मैं थोड़ा सा, अब मैंने यहाँ पे इसको कॉल कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया कि जीटी प्रोडक्ट के अंदर, जिसके अंदर हमने 2 रो यहाँ पे इंसर्ट किया है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, इस पे हमने लूप चलाया। हमने क्या किया कि वहाँ पे सिर्फ
पहले तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं जीटी प्रोडक्ट का, उसके बाद हम यहाँ पे आईडी, नेम और प्राइस पास कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे जाएगा इसके आगे प्रोडक्ट अंडर स्कोर वहाँ पे मैक्रो लगा देगा, क्योंकि वहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे हमने राइट स्टेटमेंट भी लगा रखा है, तो राइट स्टेटमेंट लगाने के बाद आप इसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं। चलिए इसको मैं आपको प्रिंट करके बता रहा हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, सिंटेक्स चेक करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ एंड एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे हमारा दोनों रो इसने प्रिंट कर दिया। अगर आपको सामने सामने रखना है तो वहाँ पे राइट स्टेटमेंट में उसी टाइप से आपको डिफाइन करना है, और आपको यहाँ पे पैरामीटर भी बढ़ाना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि स्किप लगा देता हूँ। स्किप से आपको थोड़ा सा बीच में गैप आ जाएगा तो थोड़ा सा क्लियर और हो जाएगा। यहाँ पे बीच में इसने एक लाइन इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये आपको ये वाला आउटपुट आ गया। ये वाला हमारा एग्जाम्पल था कि हम पार्शियल फील्ड के साथ कैसे काम करेंगे। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। पार्शियल के साथ हमारा यूज हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट जो यूज बता रहा हूँ, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एसएपी के अंदर अपने एरर्स को, एक्सेप्शंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे टाइप का क्लास यूज करते हैं, जो एसएपी का स्टैंडर्ड क्लास होता है। यहाँ पे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस का भी क्लास होता है, कुछ हमारा डिवाइड बाई जीरो का क्लास होता है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए ले रहे हैं कि डिवाइड बाई जीरो का एग्जांपल हम इस वाले से कैसे कैच करेंगे। इसमें ज़्यादा इजी होता है कि हम ट्राई कैच लगाते हैं। सपोज आपका 7-8 लाइन का कोड हो जाता है, और आप अगर जो अमाउंट के साथ हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो आप वहाँ पे 1000 टाइम से भी ज़्यादा अमाउंट के साथ ही ट्राई कैच डिवाइड बाई जीरो को हैंडल करना होता है। तो उस टाइम में हम क्या करते हैं कि एक जगह इसको डिफाइन कर देते हैं, और उसको जहाँ जहाँ हमें कॉल करना है बस हम कॉल करते हैं, वो अपने आप एरर को वहाँ से हैंडल कर लेता है। तो यहाँ पे हमारा आज का है, आज का नहीं अभी का है। अभी मैंने आपके लिए बहुत ही छोटा सा एक एग्जांपल बनाया है। यहाँ पे हमने क्या किया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप, मैं इसको नीचे करता हूँ। यहाँ पे हमने एक मैक्रो डिफाइन किया है जीरो डिवाइड का, और जीरो डिवाइड का मैक्रो को हमने यहाँ पे बंद किया। हमने सिर्फ यहाँ पे ट्राई एंड कैच का ब्लॉक लगाया है। ट्राई के ब्लॉक में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 पैरामीटर लिया है। एक हमारा फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे है, जिसके अंदर हम कोई वैल्यू पास करेंगे। सपोज नीचे से हम 10 पास कर रहे हैं। सेकेंड पैरामीटर इसका रिजल्ट हमको रिटर्न करेगा। अगर सपोज इसको हम 0 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक कैच करेगा, इसको क्लियर करेगा, और हमारा 0 या जो भी हमारा इनिशियल वैल्यू होगा, सपोज अगर 0 है तो ये 0 रिटर्न कर देगा। यहाँ पे क्या है हमारा, ये इसको कैच कर लेगा। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे राइट कर दिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, सिंटेक्स चेक, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट। यहाँ पे 0 रिटर्न किया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कैच करा दिया। इस टाइप से हम क्या करते हैं अपने प्रोग्राम में, हमें क्या करना होगा अपने प्रोग्राम में, बस एक लाइन का यूज करना है। यहाँ पे हमारा कोई अमाउंट होगा पास करेंगे, वो अमाउंट 0 बाई डिवाइड का खुद चेक करके यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। सपोज अगर कोई एरर भी होगा, ट्राई कैच ब्लॉक जो यहाँ पे हमारा मैक्रो के अंदर लगा है, वो उसको अपने आप हैंडल कर लेगा। सपोज आप यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू, यहाँ पे तो हमने 0 लगा दिया है, यहाँ पे अगर आप 5 से लगाते हैं तो वो एक्चुअल वैल्यू इसको डिवाइड करके दे देगा। तो ये हमारा था कि आपका यहाँ पे 6-7 लाइन का कोड बन जाता है। और ये अगर आपको अपने प्रोग्राम में 1000 टाइम यूज करना है तो 1000 बार 6000 लाइन लिखना होगा। इसके लिए आप अगर यहाँ पे एक छोटा सा मैक्रो डिफाइन कर देते हैं, तो आप यहाँ पे आपका 5000 लाइन के अराउंड में आपका बच सकता है कोड जो है। ये हमारा डिवाइड बाई जीरो का एग्जाम्पल था। चलिए इस कोड को हम हटा देते हैं। इसके बाद हमारे पास 2-3 और छोटा छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। एक तो फर्स्ट हमारा होता है डेटा डिक्लेयर करने का। डेटा डिक्लेयर करने के लिए भी हम यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके साथ एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल शेयर किया। हमने क्या किया, यहाँ पे एक डिक्लेयर टेबल का मैक्रो असाइन कर दिया डिक्लेयर टेबल के नाम से। यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंदर 2 पैरामीटर पास कर दिया। फर्स्ट पैरामीटर जो होगा हमारा इंटरनल टेबल का नाम होगा। सेकेंड पैरामीटर जो होगा किस टाइप का हम इंटरनल टेबल बनाना चाह रहे हैं। सपोज हमने यहाँ पे इसको कॉल किया है मैक्रो को। मैक्रो में हमने फर्स्ट पैरामीटर क्या डाला है, LT फ्लाइट।
ये हमारा इंटरनल टेबल होगा। और यहाँ पे एस फ्लाइट जो होगा हमारा, ये मेन टेबल है जिसका रेफरेंस हम दे रहे हैं। एस फ्लाइट टाइप का ही हम एल फ्लाइट को बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम मल्टी टाइम अगर डेटा हमें डिक्लेयर करना है, उसके जगह पे हम इसका यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे जो भी हमारा इंटरनल टेबल है उसका नाम डाल देते हैं। यहाँ पे हम जिस टाइप का आप इंटरनल टेबल बनाना चाहते हैं उस टेबल का नाम आप यहाँ पे डाल देंगे। ये क्या करेगा, यहाँ पे LT_S फ्लाइट को एस फ्लाइट टाइप का बना देगा। चलिए इसको फिर हमने नीचे क्या किया, बस एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लगा के यहाँ से टेबल से 10 रोज निकाला है। इसको हम आपको दिखा रहे हैं डिबग के अंदर। एग्जीक्यूट करने के बाद हमें ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि LT फ्लाइट को डिक्लेयर कर दिया इसने सेम टाइप से, और इसके अंदर हमने सिलेक्ट करके 10 रिकॉर्ड निकाल लिया। यहाँ पे यहाँ से हम इसको, ये हमारा सिंपल सा एग्जांपल था कि हम डेटा कैसे डिक्लेयर करेंगे। ये वाला एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया है मैक्रो विद स्ट्रक्चर के लिए, कि मैक्रो के साथ आप स्ट्रक्चर का यूज कैसे करेंगे। सपोज आपको किसी स्ट्रक्चर में वैल्यू स्टोर करना है, सपोज एक ही स्ट्रक्चर को आप बार बार सपोज आपके पास 1000 लाइन है, तो हम क्या करते हैं, सपोज सारा का सारा लाइन हमें एंट्री के साथ मेंटेन करना है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे अभी मैं कर रहा था, आपको पिछले वाले एग्जाम्पल में दिखाया कि वहाँ पे हम स्ट्रक्चर के अंदर एक एक रो डाल रहे थे, फिर उसको अपेंड कर रहे थे, फिर एक रो डाल रहे थे, हम उसको अपेंड कर रहे थे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसको स्ट्रक्चर को, सारे प्रोग्राम को आप एक जगह मैक्रो के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, पॉपुलेट प्रोडक्ट का एक मैक्रो बनाया। यहाँ पे हमने क्या किया कि सारा वैल्यू को हम यहाँ पे पैरामीटर के साथ पास करेंगे। सपोज यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी पास कर रहे हैं, सेकेंड वाला में हम नेम पास कर रहे हैं, थर्ड में हम प्राइस पास कर रहे हैं। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट रो पास कर रहे हैं। जब भी फर्स्ट रो के बाद यहाँ पे आप, यहाँ पे बीच में आपका कोई सेपरेटर नहीं होता, पर फर्स्ट रो के बाद जैसे आप सेपरेटर लगाते हैं, ये अपने आप समझ लेता है कि 3 पैरामीटर जो है यहाँ पे 1 2 3 के लिए, फिर नीचे वाला लाइन, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलन नोटेशन लगाया है, तो कॉलन नोटेशन के साथ हम यहाँ पे कितना भी रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, वहाँ पे जाएगा GT प्रोडक्ट के अंदर ये सारा वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। अगर आप इसको यहाँ सबसे पहले हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, फिर हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। ब्रेक पॉइंट के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद हम यहाँ पे डेस्कटॉप 3 पे आएंगे। आप अगर GT प्रोडक्ट में देखेंगे तो GT प्रोडक्ट के अंदर इसने 2 रो इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे मैक्रो कुछ नहीं कर रहा, बस वो बैक टू बैक आपका इवेंट फायर कर रहा है और आपके रो को आपके स्ट्रक्चर के अंदर, सॉरी आपके इंटरनल टेबल के अंदर स्टोर कर रहा है। ये मैक्रो विद स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल था। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा हम मैक्रो का यूज करते हैं अपने स्क्रीन के। जैसे सपोज आप रिपोर्ट बना रहे हैं, तो रिपोर्ट के कंट्रोल्स जो होते हैं, सपोज चेक बॉक्स होता है, ड्रॉप डाउन होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है, आप बहुत सारे टाइप का जो कंट्रोल यूज करते हैं, तो उसके कंट्रोल के साथ, स्क्रीन कंट्रोल्स के साथ। क्योंकि बहुत बार हमें, जब हम रिपोर्ट बनाते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि सपोज किसी कंट्रोल को हमें ग्रेड करना होता है कि इसके अंदर कोई वैल्यू इनपुट ना कर सके। सपोज हमें बहुत बार उसको डिसेबल करना होता है, बहुत बार मतलब हमें बहुत सारे ऐसे कंट्रोल होता है जो बहुत सारे कंडीशंस पे हमें शो करना होता है कि जब इस वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो ये सारे कंट्रोल्स आए, जब नीचे इसको सिलेक्ट करें तो ये सारे कंट्रोल्स आए। तो इस टाइप से हम बहुत सारा इवेंट लगाते हैं उसके ऊपर। तो इसका हम मैक्रो का यूज इस टाइप के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन कंट्रोल के साथ हम मैक्रो का यूज कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 चेक बॉक्स लिया है। यहाँ पे चेक बॉक्स के अंदर जो क्या होता है कि तो सबसे पहले ग्रुप आप देते हैं, क्योंकि ग्रुप से आपको, सॉरी रेडियो बटन हमने लिया है, रेडियो बटन को हम ग्रुप से देते हैं। ग्रुप का क्या मतलब होता है कि जब अगर आप इसको टिक कर रहे हैं तो नीचे वाले का अपने आप वहाँ से ऑप्शन अनसेलेक्टेड हो जाएगा। जब आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाला अपने आप अनसेलेक्टेड हो जाएगा। अगर आप नीचे वाले को कर रहे हैं तो ऊपर वाला आपका अनसेलेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक मॉडिफाइड आईडी डालते हैं। जैसे समझ हम लैंग्वेज के लिए बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे LNG इसका आईडी डाल दिया, क्योंकि इस आईडी के साथ ही हम इस कंट्रोल को कहीं भी किसी इवेंट में एक्सेस कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, एक मैक्रो डिफाइन कर दिया
यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 मैक्रो डिफाइन कर दिया, स्क्रीन डिसेबल करने का, स्क्रीन को इनएक्टिव करने का। यहाँ पे हमने क्या किया कि 2 मैक्रो में कुछ नहीं करना, ये सिंपल आपका एसएपी का स्टैंडर्ड प्रोग्राम होता है। लूप हम चलाते हैं स्क्रीन पे, और स्क्रीन का जो मॉडिफाई आईडी होता है, मॉडिफाई आईडी है, जैसे सपोज हम ग्रुप, हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम है ग्रुप के अंदर होता है, तो ग्रुप 1 हम डालते हैं और उसको क्या करते हैं, उसका आईडी डालते हैं। उसका आईडी जैसे हम यहाँ पे मैच करता है, हम उसको क्या करते हैं, इनपुट अगर 0 कर दिया, यहाँ पे जो हम इनएक्टिव का ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे इनपुट 0 कर दिया, मतलब वो कंट्रोल ग्रेड आउट हो गया। अगर आपने यहाँ पे एक्टिव इक्वल टू 0 कर दिया और इनविजुअल आपने 1 कर दिया, इसका मतलब है कि यहाँ से कंट्रोल गायब हो जाएगा, मतलब वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। इसके लिए मैंने 2 एग्जांपल लिया। नीचे हमने क्या किया, यहाँ पे एट सिलेक्शन स्क्रीन आउटपुट, आपको जब भी लगाना होता है तो एट सिलेक्शन स्क्रीन पे ये सारे इवेंट फायर होते हैं, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे ग्रुप 1 जो होता है आपका, जितना भी कंट्रोल होता है ग्रुप 1 के अंदर होता है। एक मतलब पूरा का, अगर आपको दूसरा ग्रुप अगर आपने किसी और नाम से साइन कर रखा है तो आपको उसको नाम देना होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्रुप 1 के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कॉल किया, ग्रुप 1 कॉल किया हमने, अभी डिसेबल को कॉल किया। डिसेबल हमारा है कि यहाँ से दोनों कंट्रोल को गायब कर देगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें हमने ln1 लगा रखा है, इसको हम lng कर देते हैं। अब दोनों कंट्रोल का मॉडिफाई आईडी lng हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम सपोज यहाँ से सबसे पहले मैं आपके लिए इसको हटा देता हूँ। सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने यहाँ पे दोनों कंट्रोल हमें दिख रहा है, यहाँ पे दोनों कंट्रोल मैंने क्या किया, इसको अनेबल कर दिया। जैसे हम अनेबल करते हैं, अगर सपोज आपने अनेबल नहीं किया तो नीचे के इवेंट को ये एग्जीक्यूट ही नहीं होने देगा, इसलिए हमें इसे, अब यहाँ से आपको दिख रहा है दोनों कंट्रोल यहाँ से इनविजिबल हो गया। अगर सपोज हमें एक को करना है, जैसे अभी हमने क्या किया था, मॉडिफाई आईडी चेंज कर दिया था, हमने यहाँ पे क्या किया कि ln1 कर दिया। अगर अभी हम इसको सेव, सिंटेक्स, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट करेंगे तो एक कंट्रोल हमें दिखेगा जिसका lng मॉडिफाई आईडी होगा, वो यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। अगर हम सेम प्रोसेस अगर स्क्रीन इनएक्टिव लगा देते हैं, यहाँ पे क्या है कि हमें कंट्रोल को, हमने पूरा कॉपी किया था ना, किया था। सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, वो करते हैं, इसने इसको ग्रेड आउट कर दिया। यहाँ पे हमारा मैक्रो का यूज था स्क्रीन को डिसेबल करने के लिए, स्क्रीन को इनएक्टिव करने के लिए। ऐसे हम बहुत सारा, कम से कम हम अपने प्रोग्राम में 100+ मैक्रोज डिफाइन करते हैं। एक छोटा से छोटा प्रोग्राम जो हम बनाते हैं जो 30-40 पेज का होता है, वहाँ पे कम से कम 100+ मैक्रोज हम डिफाइन करते हैं। 100+ मैक्रोज का क्या काम होता है कि बहुत सारे, जैसे एक्सेल का डाटा हम अपलोड कर रहे हैं तो एक एक फील्ड के फॉर्मेट को चेक कराने के लिए हमने मैक्रो ले रखा है कि डेट का कैसे, टाइम का कैसे, सपोज कोई अमाउंट है, कोई कहीं 0 पास होके आ रहा है, तो बहुत सारे टाइप के लिए हम यहाँ पे मैक्रो, बहुत सारा टाइप का मैक्रो हम डिफाइन करते हैं। मैं आपसे सिर्फ वही सारे मैक्रो को शेयर कर रहा हूँ जो मैक्रो मेनली यूज में आता है, या स्टूडेंट्स हैं या कोई ऐसे नॉर्मली ऐसे अपने नॉलेज के लिए अगर आप यूज करते हो, तो मैंने ज़्यादा करके वही ज़्यादा यूज होने वाले मैक्रो ही यहाँ पे लाया। एक और यहाँ पे यूज होता है, मैं आपको बता देता हूँ, सिलेक्शन स्क्रीन बनाने के लिए बहुत बार यूज होता है कि सपोज आप डायनेमिक सिलेक्शन स्क्रीन का यूज अगर करते हैं तो वहाँ पे हम मैक्रो से ही उसको कॉल करते हैं और इस स्क्रीन को वहाँ पे हम लाते हैं। ये वाला मैक्रो हमारा सिलेक्शन स्क्रीन बनाने के लिए, सपोज हमारे पास दो हमने रेडियो बटन लिया है यहाँ पे, एक अबैप के लिए और एक C++ के लिए, और एक हमने क्या किया, इनपुट बॉक्स लिया है जो हमारा पाइथन के लिए लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करें कि 3 पैरामीटर्स हमने जो लिया है, ये पैरामीटर्स को हमने क्या किया, रेडियो डिफ़ॉल्ट के एक मैक्रो के अंदर डाल दिया है। अब जब भी मैं मैक्रो कॉल करूँगा, मैक्रो के साथ हम जो यहाँ पे 1 में जो वैल्यू पास करूँगा,
ये क्या करेगा, इसके नाम के साथ 1, सपोज आपको जैसे 100 कंट्रोल बनाना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लूप चला के लूप के अंदर मैक्रो को डाल देंगे और इस नंबर को इंक्रीज करते रहेंगे, आप इस नंबर को इंक्रीज करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट कंट्रोल का नाम 1 है तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे ना कुछ इस टाइप के यूज के लिए, इस टाइप की एंट्री के लिए नंबर ऑफ एंट्री के हिसाब से आपको वहाँ पे इनपुट देना होता है। तो उस टाइप के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है मैक्रो का वहाँ पे। चलिए इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, सिंटेक्स चेक करता हूँ, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे हमारा बॉक्स के अंदर पाइथन डाल दिया, यहाँ पे हमारा ये दोनों कंट्रोल। अगर आप इसी में अगर लूप चला देंगे तो ये 100 टाइम चलाएंगे 100 कंट्रोल बना देगा, 200 टाइम अगर आप चलाते हैं 200 कंट्रोल बना देगा। बस उस वाले लूप में जो आपका वेरिएबल होगा, वेरिएबल का वैल्यू आपको यहाँ पे पास करना है। मैक्रो वाले पॉइंट में मुझे लगता है कि आपका बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ।